हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 16 अप्रैल 2020 और दिन है गुरुवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, सरकार ने लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइंस की जारी, भारत में गोल्ड के भाव नए ऐतिहासिक उच्च स्तर पर, सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान से मैच होने की संभावना की खारिज, दूरदर्शन के बाद बाकी चैनलों ने भी शुरू किए पुराने पॉपुलर शोज और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। इंटरनेट आधारित बाजार अनुसंधान और डेटा एनालिटिक्स फर्म YouGov द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कोरोना वायरस के चलते इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ सकता है। मौजूदा हालात को देखते हुए अधिकतर लोगों में नौकरी जाने का डर बना हुआ है। YouGov द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक 20% भारतीय ऐसे हैं जिन्हें नौकरी जाने का डर है, जबकि 16% ऐसे लोग हैं जिन्हें सैलरी में कटौती का डर है। वहीं 8% भारतीयों को बोनस और इंक्रीमेंट नहीं मिलने का डर सता रहा है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। कोरोना के खिलाफ देश में बुधवार से लॉकडाउन का फेज 2 शुरू हो गया है। यह 3 मई तक चलेगा। इस बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की कई नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसमें बताया गया है कि हम और आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, यानी किन बातों या सेवाओं पर छूट होगी और किन पर रोक। यह बात साफ कर दी गई है कि पाबंदियां तो अभी से लागू हैं और आगे भी लागू रहेंगी, पर कुछ सेवाओं में जो छूट मिलने वाली है वह 5 दिन बाद यानी 20 अप्रैल से लागू होगी, लेकिन बेहद सख्त शर्तों के साथ। और यदि नियम में अनदेखी हुई तो सभी छूट खत्म कर दी जाएंगी। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों और काम करने की जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा और जुर्माना दोनों होगा। 20 अप्रैल के बाद जो सेवाएं जारी रहेंगी उनका 0.5 से 20 तक विस्तार से जिक्र है। इसमें अस्पताल, खेती, सरकारी, निजी दफ्तर और उद्योगों से जुड़ी बातें हैं। सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों को ध्यान रखकर जो गाइडलाइंस जारी की हैं उन्हें आप इस ऑडियो के बाद सुन सकते हैं। आज का अखबार सुन रहे सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक अच्छी खबर चैनल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज इसे फॉलो कर लें और साथ ही नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,321 हो गई है। बुधवार को महाराष्ट्र में 232 नए मरीज मिले। दिल्ली, तमिलनाडु और राजस्थान में भी संक्रमितों की संख्या 1000 से ऊपर हो गई है। वहीं गुजरात में 116, मध्य प्रदेश में 197, राजस्थान में 71 और उत्तर प्रदेश में 75 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। यह आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार हैं। अगर मरने वालों की बात करें तो देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बुधवार को 428 हो गई। पिछले 24 घंटे में 33 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 9 मौतें हुई। इनमें 6 पुणे, 2 मुंबई और 1 अकोला के रहने वाले थे। गुजरात और आंध्र प्रदेश में भी मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। यहाँ एक दिन में 5-5 मरीजों ने जान गंवाई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 3, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2 मौतें हुई। तेलंगाना और पंजाब में 1-1 मरीज ने दम तोड़ा। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 20,52,508 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 1,32,922 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि इसी दौरान 5,08,387 मरीज सही भी हुए हैं। अमेरिका में 24 घंटे में 2,407 लोगों ने जान गंवाई। इसके साथ ही देश में मौत का आंकड़ा 27,586 हो गया है। यहां संक्रमण के 26,945 नए मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन में 12,868 लोगों की मौत हो चुकी है। 93,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं। इटली में पिछले 2 दिनों में मौतों की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई है। यहाँ 24 घंटे में 602 लोगों की मौत हुई। फ्रांस में महामारी से अब तक 15,729 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं यहाँ 1,43,303 संक्रमित हैं। स्पेन में मंगलवार को 499 लोगों की मौत हुई थी और 3,961 लोग संक्रमित हुए हैं। स्पेन में अब तक 18,579 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1,77,000 कुल संक्रमितों की संख्या है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स को संक्रमण के साथ साथ गैर जागरूक लोगों की बदसलूकी से भी जूझना पड़ रहा है। इसके 3 उदाहरण बुधवार को सामने आए। बिहार में औरंगाबाद के गांव में कोरोना संदिग्ध की सूचना पर पहुंची टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हमले में एसडीपीओ समेत कई लोग घायल हो गए। मोतिहारी में लोगों को जागरूक करने गए अफसरों पर ग्रामीणों ने हमला किया। इसमें बीडीओ घायल हो गए। यूपी के मुरादाबाद में
कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले युवक के भाई को क्वारंटाइन करने पहुंची टीम पर लोगों ने पत्थर फेंके और फायरिंग की। इस मामले में पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों को उपद्रव से हुए नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। कोरोना वायरस संक्रमितों को ट्रेस करने के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप ने मिसाल कायम की है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने बताया कि केवल 13 दिन में ही आरोग्य सेतु को 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। यह 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और गृह मंत्री से मंगलवार को मुलाकात करने वाले अहमदाबाद के जमालपुर खड़िया के कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद गुजरात राज्य में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में कई और मंत्री भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री समेत इन सभी मंत्रियों को सेल्फ क्वारंटाइन में जाना पड़ सकता है। केदारनाथ मंदिर के मुख्य रावल महाराष्ट्र के नांदेड़ में फंसे हुए हैं। केदारनाथ को पहनाया जाने वाला सोने का मुकुट भी उन्हीं के पास है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कपाट खुलने से पहले केदारनाथ पहुंचने की अनुमति मांगी है। रावल भीमा शंकर ने इसके लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने सड़क मार्ग से उत्तराखंड जाने की इजाजत मांगी है। हालांकि उन्हें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद के ससुराल सहारनपुर तक कोरोना संक्रमण पहुंच गया है। उसकी बीवी के 2 भाइयों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह दोनों हाल ही में फ्रांस से लौटे थे। इन दोनों का सैंपल 7 अप्रैल को भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट अभी आई है। इसके बाद पूरे इलाके को सील कर सैनिटाइज किया गया है। उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले मौलाना साद का ससुराल सहारनपुर जिले के मुफ्ती मोहल्ले में है। भारत ने अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF के उस दावे को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों को धार्मिक आधार पर अलग अलग रखा गया है। विदेश मंत्रालय ने USCIRF से कहा कि वह कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को धार्मिक रंग देने की कोशिश न करे। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की फंडिंग पर रोक लगा दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि WHO ने चीन में फैले कोविड-19 की गंभीरता को छिपाया। अगर संगठन ने बुनियादी स्तर पर काम किया होता तो यह महामारी पूरी दुनिया में नहीं फैलती और मरने वालों की संख्या काफी कम होती। हालांकि दुनिया भर में इसका विरोध हो रहा है। बिल गेट्स ने भी इसकी निंदा की है। गौरतलब है कि अमेरिका 3000 करोड़ रुपए की बड़ी फंडिंग देता है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। कोरोना के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम की डिमांड रातों रात बढ़ गई है। दुनिया भर में लोग जूम ऐप का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इन दिनों जूम पर प्राइवेसी को लेकर बड़ी समस्या आने लगी है। ऐप की प्राइवेसी और सिक्योरिटी में कई खामियां देखी गई हैं। इससे पहले कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें जूम की सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े हुए थे। वहीं अब ब्लीपिंग कंप्यूटर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा जूम अकाउंट्स को हैक कर डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। देश की दिग्गज सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी विप्रो ने बुधवार को कहा कि पिछले कारोबारी साल की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2020 में उसका शुद्ध लाभ साल दर साल आधार पर लगभग 6.3% घटकर 2,326 करोड़ रुपए रहा। इससे पिछली तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2019 तिमाही के मुकाबले मार्च तिमाही के शुद्ध लाभ में 5.28% की गिरावट दर्ज की गई। सप्ताह में कारोबार के दूसरे दिन कल बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार बंद होने पर सेंसेक्स ने 310 अंक नीचे 30,379 पर और निफ्टी ने 68 पॉइंट नीचे 8,925 पर कारोबार खत्म किया। भारत में गोल्ड ने बुधवार को 46,785 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए भाव पर ऐतिहासिक स्तर को छू लिया। कोरोना वायरस की संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी और लॉकडाउन को 3 मई 2020 तक बढ़ाए जाने से निवेशकों में हताशा बढ़ी है और उन्होंने सुरक्षित निवेश माने जाने वाले गोल्ड में निवेश बढ़ा दिया है। इसलिए सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में खेलों को फिर से शुरू करना चाहते हैं। फिलहाल कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में जुलाई अगस्त तक के सभी खेल टूर्नामेंट्स रद्द या टाल दिए गए हैं। ट्रंप ने मंगलवार को कहा, हमें अपने सभी खेलों को पटरी पर लाना होगा। मैं 14 साल पुराने बेसबॉल मैच देखकर थक चुका हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही बयानबाजी के बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि लाहौर में बर्फबारी हो सकती है लेकिन
दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल नहीं हो सकती। सबसे पहले सीरीज का प्रस्ताव पाकिस्तानी पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने रखा था। शोएब ने इस पर कहा, सनी भाई, पिछले साल लाहौर में बर्फ की बारिश हुई थी, इसलिए कुछ भी मुमकिन है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण और पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णाचारी श्रीकांत ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क को जवाब दिया है। क्लार्क ने आरोप लगाया था कि आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए हमारे खिलाड़ियों ने कप्तान विराट कोहली के खिलाफ स्लेजिंग नहीं की थी। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि कोहली समेत किसी भी भारतीय खिलाड़ी के साथ अच्छा व्यवहार आईपीएल में जगह नहीं दिलाता। श्रीकांत ने क्लार्क के बयान को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि स्लेजिंग से मैच नहीं जीते जाते हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे चैंपियनशिप रद्द होने के बाद बुधवार को 2021 में होने वाली आईसीसी महिला विश्व कप में अपनी जगह सुरक्षित की। भारतीय टीम को अपने चिर प्रतिद्वंदी के खिलाफ खेलने के लिए सरकार से अनुमति नहीं मिली थी। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच पिछले साल जुलाई और नवंबर के बीच खेले जाने थे, लेकिन यह सरकार से मंजूरी मिलने पर निर्भर था। दोनों टीमों में 3 मैचों की सीरीज रद्द होने के कारण बराबर अंक बांट दिए गए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप तक खबरें पहुंचाने का हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस ऑडियो को कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। लॉकडाउन के चलते सभी शोज की शूटिंग रोक दी गई है। ऐसे में दर्शकों को एंटरटेनमेंट के लिए दूरदर्शन ने ऐतिहासिक शो रामायण और महाभारत दोबारा शुरू कर दिया है। फैसला सफल रहा, जिसके चलते हाल ही में आई टीआरपी रेटिंग में दोनों ही शो टॉप पर रहे हैं। इसे देखते हुए अब बाकी चैनलों ने भी पुराने पॉपुलर शोज को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है, जिसके चलते अब सीआईडी, हम 5, खिचड़ी और ऑफिस जैसे शो भी टीआरपी की रेस में आ गए हैं। एक्टर दीपक डोबरियाल अपने स्टाफ को लेकर काफी संवेदनशील हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में दीपक ने कहा, मुझे बहुत हैरानी होती है कि जब हमारे जैसे लोग इस कठिन वक्त में परेशान हैं तो गरीब इसका सामना कैसे कर रहे होंगे। मेरे लिए कुल 6 से 7 लोग काम करते हैं, सबका अपना अलग अलग काम है। मैंने अपने स्टाफ से वादा किया है कि मैं उन्हें वेतन देता रहूंगा, भले ही इसके लिए मुझे लोन ही क्यों न लेना पड़े। किसी भी तरीके से मैं उन लोगों का ध्यान रखूंगा। अभिषेक बच्चन ने फिल्म मेकर कोरियोग्राफर फराह खान की सोशल मीडिया पर टांग खींची है। दरअसल फराह ने पिछले दिनों लॉकडाउन में बॉलीवुड सेलेब्स द्वारा वर्कआउट वीडियो शेयर करने पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद अभिषेक बच्चन ने मामले को हल्का रूप देने के लिए फराह की एक ट्वीट पर उन्हें ही मजाक में वर्कआउट वीडियो शेयर करने की सलाह दी। कोरोना वायरस संकट के दौर में देश के कई शहरों में पुलिस वालों के खिलाफ हिंसा की खबरें पढ़कर आयुष्मान खुराना बेहद दुखी हैं। वह कहते हैं, पुलिस वालों सुरक्षा कर्मियों पर पूरे देश में हो रहे हमले के बारे में जानकर मेरा मन काफी दुखी हो जाता है। पूरी पुलिस फोर्स हमें, हमारे परिवारों और हमारे दोस्तों को सुरक्षित रखने के लिए हर दिन अपनी जान जोखिम में डाल रही है और मैं उन पर किए जा रहे हमलों की निंदा करता हूं। और अब आज की रोचक खबर। इंडोनेशिया में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए भूतों का सहारा लिया जा रहा है। मध्य जावा प्रांत के सुको हार्जो रिजेंसी गांव में लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इसका हल निकालते हुए प्रशासन ने कुछ लोगों को भूत के भेष में मोहल्लों के बाहर बैठा दिया है। रात में जब भी कोई निकलता है तो ये उसे डराते हैं। यहाँ मान्यता है कि मरे हुए लोगों की आत्माएं कपड़ों में लिपटकर भूतों के रूप में घूमती रहती हैं। इसे मलेशियन भूत भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था कि हाल ही में दूरदर्शन ने पुराने सीरियलों को देखने के लिए एक नया चैनल लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? डीडी भारती, डीडी रेट्रो या फिर डीडी ओल्ड? सही जवाब है डीडी रेट्रो। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि कोरोना से लड़ने के लिए आपके मोबाइल में कौन सा ऐप होना जरूरी है? ए, निरोगी काया ऐप, बी, WHO का ऐप या सी, आरोग्य सेतु ऐप? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो माय चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।